So hello guys, this is Vivek Kedia here, and the topic I will be discussing today is section 6 of the FCRA 2010. Okay, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 क्या होता है FCRA 2010। FCRA मतलब जानते हैं हम लोग, जो ये एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है और मतलब प्रोविजंस को बताता है एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि कौन लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, किस केस में लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और FCRA जो रहता है हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक रहता है। अगर आप नेट पे सर्च मारोगे FCRA लाइसेंस न्यूज़ करके तो फिर रोज़ कुछ ना कुछ आप देखोगे अपडेट आता रहता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक रहता है करके, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे सेक्शन 6 जो कि बताता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। अब आप लोग ये चीज़ जानते हो कि दो टर्मिनोलॉजी होता है, एक तो रिस्ट्रिक्शन होता है, एक प्रोहिबिशन होता है लॉ में, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है पाबंदी, मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रोक टोक लगाना, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल भी क्या है, पाबंदी नहीं है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बंद। रिस्ट्रिक्शन मतलब आप कर सकते हो लेकिन उसमें कुछ सर्टेन परमिशन चाहिए, किसी केस में नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। बहुत सारा उसमें उलझन है, ठीक है। आप प्रोहिबिशन का बात करोगे ना तो जहाँ पे प्रोहिबिशन लिखा है वो चीज़ आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो सेक्शन जो हमारा 3 है ना FCRA का, वो हम लोग को बताता है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो वहां पे जो लिखा गया है, वहां पे जो लोग लिखे गए वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते करके, ठीक है ना। तो वहां पे तो वो है प्रोहिबिशन कि वो आप ले नहीं सकते, किसी का परमिशन लेके कहीं कुछ फॉर्म जमा करके दे सकते। बट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आप जानते हो कि दो मेन टर्म्स हैं इस एक्ट में, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो फॉरेन जो हमारा हॉस्पिटैलिटी है इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए, मतलब आप ले तो सकते हो बट आपको क्या चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगा, ठीक है ना। और सबको ये मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी लोग तो ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ले रहे हो तो फिर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिन लोगों को बताया गया है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन है, वो मैं आपको बताऊंगा, और जो अदर देन दैट है वो तो बिंदास ले सकते हैं, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी सॉरी क्या होता है, ठीक है ना। तो दूसरे पेज में मान जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये मैंने नहीं डिफिनेशन बनाया, ये FCRA में ही लिखा गया है, हालांकि सेक्शन नंबर वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये एक्चुअल में सेक्शन नंबर में लिखा है। तो फिर सेक्शन 2 क्लॉज कुछ है तो फिर वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा। अगर आप एग्जाम लिखने वाले हो तो आप सेक्शन नंबर के साथ लिखोगे तो प्रेफरेबल रहेगा। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एन ऑफर, ये एक तरीके का ऑफर है, ठीक है, जो कि नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, जो पूरी तरह से कैजुअल नहीं है, ठीक है ना। मेड इन कैश और इन काइंड, हम जानते हैं ऑफर दो तरीके का हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको 1000 रुपए दे रहा है तो फिर वो क्या है, आपको कैश में दे रहा है, ठीक है ना, गिफ्ट कैश में दे रहा है, मान के चलो गिफ्ट, ठीक है ना। और अगर आपको कोई 1000 रुपए का कुछ दे रहा है, मान लो आपको 1000 रुपए का मैंगो दे दे रहा है करके, ठीक है ना, या फिर आपको कोई 1000 रुपए का कोई आइटम दे दे रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। भले ही वो कैश नहीं हो, नकद रुपए नहीं है, लेकिन वो क्या काइंड में है, किसमें है, काइंड में है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ऑब्वियसली लॉ का स्कोप को काफी वास्ट रखा गया, वरना ये लूप होल को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बहुत आदमी अपना गलत फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना। तो फिर इसको दोनों रखा गया है, ठीक है ना, मेड इन कैश और इन काइंड बाई अ फॉरेन सोर्स, ऑब्वियसली फॉरेन सोर्स, ठीक है ना। फॉरेन सोर्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो फॉरेन तो रहेगा ही, फॉरेन सोर्स के द्वारा ही। अगर कोई इंडियन पर्सन किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है तो फिर वो ये यहाँ पे इंक्लूड होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मेन चीज जो है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है ना, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का बात हो रहा है, जो विदेश से पैसा या फिर विदेश से किसी तरीके का बेनिफिट इंडिया के आदमियों को दिया जा रहा है, जिससे इंडिया का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इंडिया का पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ वो हो सकता है, या फिर यहाँ पे डिसहार्मनी हो सकता है, कम्युनल टेंशन हो सकता है, लोग यहाँ पे सेडिशन कर सकते हैं, देशद्रोह कर सकते हैं, ठीक है ना, देश को नुकसान हो सकता है, उसके लिए ये सब चीजें बनाई गई है, ठीक है ना। उसके लिए इसको बहुत अच्छे तरह से ये लोगों का किया गया है, ड्राफ्ट किया गया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरेन सोर्स रहेगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है तो फॉरेन सोर्स द्वारा जो दिया जा रहा है वो यहाँ पे कवर होगा। प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट टू ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री, एक आदमी को दिया जा रहा है पैसे या फिर खर्चे कि आप भाई कोई फॉरेन कंट्री में आओ, चाहे अमेरिका से कोई दे रहा है, लंदन से कोई दे रहा है, तो वो फॉरेन सोर्स हम लोग देख लेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, इंडिया के आदमी का दिया जा रहा है, खर्चा पानी दिया जा रहा है कि आप भाई आओ एक फॉरेन कंट्री में विथ फ्री बोर्डिंग, या आपका फ्लाइट वगैरह का कॉस्ट हम लोग दे देंगे, लॉजिंग आपको रहने वगैरह खर्चा हम लोग दे देंगे, आपको लाउंज वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, एयरपोर्ट में सब कुछ हम लोग करवा देंगे, आप बस आ जाओ, बाकी का खर्चा हम लोग देख लेंगे। ट्रांसपोर्ट, आप जो वहाँ पे आओगे, रहोगे, पियोगे, खाओगे, घूमोगे फिरोगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे खुद को, तो वो खर्चा भी हम लोग दे देंगे। और आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा तो वो भी हम लोग क्या करवा देंगे, फ्री में आपको करवा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का ऑफर अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ के आदमी को दे रहा है तो इसी को हम लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मानेंगे इन अकॉर्डेंस विद FCRA 2010। ओके, अब हम लोग समझ लेंगे फॉरेन सोर्स। अगर मैं आपको अनऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं तो फॉरेन जो हॉस्पिटल सोर्स है इसमें सब कुछ आ जा रहा है। एनीथिंग व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड और सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फॉरेन सोर्स। तो यहाँ पे देख लेंगे गवर्नमेंट का फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री का सरकार, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। कोई तरीके का इंटरनेशनल एजेंसी
वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। बट इस इंटरनेशनल एजेंसी में कौन कौन नहीं आएगा? IMF, IMF का मतलब आप जानते ही हो, आपने अभी सुना होगा पाकिस्तान IMF के पास गया था, थोड़े दिन पहले की खबर है, किसके लिए? बेल आउट पैकेज के लिए। तो वो फिर ये क्या करता है, अमेरिकन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंक ही समझ लो, जो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो वही IMF है, तो IMF को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। वर्ल्ड बैंक है, वो भी अमेरिकन बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस है, ये भी अमेरिकन बेस्ड है। तो ये सब जो है आपका, मैं अमेरिकन इसलिए बोला ताकि आपको एक मतलब पता चल सके, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ पे इससे से कोई लिंक नहीं है, बात समझे कि नहीं, इससे से कोई लिंक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ऑब्वियसली बात है ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकता, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो फिर ये लॉ गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझे ना। और एनी अदर एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। कोई तरीके का फॉरेन कंपनी है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। फॉरेन ट्रस्ट और फाउंडेशन है वो भी यहाँ पे सॉरी होगा, ऑब्वियसली फॉरेन सोर्स में क्या होगा, सॉरी ये इंक्लूड होगा, ठीक है ना। कोई ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फॉरेन ट्रेड यूनियन है, कोई विदेश में कोई ट्रेड यूनियन, जैसे इंडिया में ट्रेड यूनियन होता है, फॉरेन में भी ट्रेड यूनियन होता है, वो भी फॉरेन सोर्स का हिस्सा बन जाएगा। कोई इसी तरीके का क्लब है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है जो कि इंडिया के बाहर है, तो वो भी फॉरेन सोर्स है। फॉरेन सिटीजन है, बाहर की रहने वाला कोई नागरिक है, मान लीजिए मिस्टर एंडरसन, मिस्टर जो, कोई भी हो, वो भी इसमें आ जाएगा फॉरेन सोर्स पे, ठीक है। अब समझ गए, जब इन लोगों के द्वारा किसी इंडिया के आदमी को क्या किया जा रहा है, कॉस्ट टू ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, तो यही हम लोग का क्या बन जा रहा है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बन जा रहा है। हम लोग ये चीज को समझ गए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होता क्या है। अब हम इसका जो लीगल इंप्लीकेशन है और जो भी रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है वो हम लोग समझ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ध्यान से समझो, ये जो लोग बताए गए, जो 5 लोग बताए गए हैं, ये लोग कर तो सकते हैं, कैन एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो। अब इसका मतलब इन लोग की इम्प्लाई क्या मतलब हो गया कि इन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी लोग ऐसे हम हैं, आप है, कोई भी राजू राम श्याम जोधू मोधू, ये प्राइवेट लिमिटेड, वो लिमिटेड, फलाना ढिमकाना, सब लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कोई भी इंसान, एक्चुअली मैंने कंपनी का नाम बोल तो दिया, कंपनी यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कैसे लेगी, आप बताओ ना। कोई भी फॉरेन कंपनी का बाहर जाके रह सकता है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहां जाके ना रह सकता है, ना वो बाहर जाके खा सकता है, ना वो ट्रैवल कर सकता है, तो ऑब्वियसली वहां पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर इन लोगों की बात की जाए, ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले तो सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शन है, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के लेना है। और इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग हैं, वो लोग आराम से ले सकते हैं, उन लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए मैंने कोड वर्ड बना रखा है, आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, तो मैंने कोड वर्ड भी बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर मतलब आप MP हो गए, MLA हो गए, ठीक है ना। MP मतलब जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, आपको लिखना नहीं है, बस इधर तक ही लिखना है, मैं बस समझाने के लिए लिख देखे। यहाँ पे MP आ जाते हैं, MLA आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है ना, यानी सांसद हो गए, विधायक हो गए, सब लेजिस्लेचर वाले मेंबर भी यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अब कोई भी सांसद या विधायक है, वो लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछेंगे। ऑफिस बियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें, और एक सेक्शन भी है, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी अगर ऑफिस बियरर है, ऑफिस बियर में यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई कार्यकर्ता आ सकता है, कोई भी मिनिस्टर आ सकता है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह से एनी मैनर व्हाटसोएवर जुड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसको लेना है ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो वो पहले भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो। इससे आप समझ ही रहे होगे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोग फॉरेन से कोई चंदा ले लेंगे, फॉरेन से चंदा लेके, यानी फॉरेन से कोई मतलब क्या बोलूं मैं, कोई किसी तरीके की हॉस्पिटैलिटी ले लेंगे, किसी तरीके का बेनिफिट ले लेंगे, तो फिर इंडिया के खिलाफ काम कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाला बात लिखा गया। इसी तरीके के गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब अगर आप समझे तो सरकारी नौकर। सरकारी नौकर में कौन कौन आता है, सरकारी नौकर में आपके आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं सरकारी नौकर में, ठीक है। सरकारी नौकर में आपके आ जाते हैं जैसे हम लोगों के मतलब IAS अफसर हो गए, IPS अफसर हो गए, सब क्या सरकार के नौकर है, ठीक है ना। तो ये लोग आ जाते हैं करके, ठीक है। अब जजेस हो गए, जजेस मतलब किसी भी कोर्ट के जज हो गए, तो वो भी यहाँ पे आ गए। एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे अगर आप मान लो कोल इंडिया की कंपनी, आप जानते हो भारत में कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसे मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मिस्टर एक्स यहाँ पे क्या हो जाने वाले, मिस्टर एक्स यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ PSC हो जाने वाले। ये यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे अकाउंट से काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर ये एम्प्लॉय है यहाँ पे, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इनके बीच में, तो ये भी यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो इन लोगों को अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है, तो प्राइवेट कंपनी का या फिर इन लोगों का एम्प्लॉय नहीं है, बस जो पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से सरकारी कंपनी है उससे कोई एम्प्लॉय होगा, उनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर आप पूछ सकते हो कि भाई आप बार-बार बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो, तो कैसे पूछना है कि कॉल करना है क्या, नहीं बिल्कुल कॉल नहीं करना है, आपको फॉर्म जमा करना है, जिस फॉर्म का नाम रहने वाला है FC2। ओके, FC आप समझ रहे हो, गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं क्योंकि एक्ट का नाम ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो ये वाला फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपको करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या रहता है, ऑनलाइन भी जमा होता है, ऑफलाइन भी जमा होता है। इस समय क्या रहता है, सारा डिटेल जाता है, आपका नाम क्या है,
है, आपका पता क्या है, आप क्यों ले रहे हो, कौन दे रहा है, कितने पैसे का दे रहा है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, सब इन्फॉर्मेशन करते रहता है करके, ठीक है। उसमें आपका पैन का वगैरह जो भी आपका मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, सभी हम लोग जमा कर देते हैं। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखना प्रायर जमा होता है, आप लेने के बाद नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल ले लिए, आप जमा कर रहे हो, नहीं, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा बाई अ रिटन फॉर्म एंड द फॉर्म नंबर इज FC2। ओके, हम लोग आगे देख लेते हैं। हाउएवर इन अबव स्टेटेड पर्संस नीड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए करके, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मान लीजिए, आप मान लीजिए कोई एक जज है, ठीक है ना, वो इंडिया के बाहर जाता है, इंडिया के बाद उसको क्या जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब आप सोचो ना, हाँ, उसको हार्ट अटैक आ गया तो वो क्या पहले क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने जाएगा। आप सोचिए कितना बचकाना लग रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई जज है, वो इंडिया के बाहर जाता है, लंदन में जाता है, उसको वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है, वहाँ का कोई भी इंसान उठ के उसको मदद कर देता है, उसको मतलब आपको फॉरेन हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवा देता है। फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई, ये तो वायलेशन हो गया, यहाँ पे सेक्शन 6 का वायलेशन हो गया, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लिया। तो ये बात क्या होगा, यहाँ पे मानने क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आ चुका है, ठीक है ना। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको परमिशन का जरूरत नहीं है, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन अगर ट्रीटमेंट का खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है ना, जो इलाज करवाया है, अगर उसका खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा है, देन आप सरकार को बता दीजिए 1 महीना के अंदर, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर आप कर दीजिए, सरकार को बता दीजिए। अगर आपका 1 लाख का खर्चा आया तो अभी सरकार को नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 1 लाख है, ठीक है ना। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की। नॉर्मल में बात नहीं हो रहा, इमरजेंसी हुआ और मान लीजिए आपको एक हार्ट अटैक आया, आप दुबई में थे, आपने 90,000 का खर्चा आपको किसी ने फाइनेंस करवा दिया, वहाँ के किसी ने आपको करवा देगा, आपने खुद से किया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या पड़े थे, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपने खुद खर्चा करके दिया तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो फ्री में आपको करके दे रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो ना, अगर इसके इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, इमरजेंसी मेडिकल हो जाता है, कंडीशन आ जाता है, तो फिर वो परमिशन कैसे लेगा, आप ही सोचो। ये तो बचकाना हो जाएगा ना, कि मतलब कोई वेंटिलेटर पे लेटा है, फिर वो अप्लाई कर रहा है फॉर्म, तो ये इस तरह से काम नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें से 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च दे रहे हो, तब भैया एक काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर आप क्या कर देना, इंटीमेशन दे देना, मतलब बता देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों ने क्या किया है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था, कंडीशन आया था, इसलिए हम लोगों ने फॉरेन हॉस्पिटलिटी लिया है, इस बंदे ने हम लोगों को फाइनेंस किया है, इधर हम लोगों का इलाज हुआ, इतना खर्चा हुआ है, बनाना ढिमकाना तो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। तो हमें समझे कितने दिन बताना पड़ता है, 1 महीने के अंदर। जब आपने ट्रीटमेंट किया है ना, जिस दिन आपने इलाज करवाया, वहां से 1 महीने के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो, बता दो। अगर 1 लाख से कम है और या फिर 1 लाख है, 1 लाख तक है तो और इमरजेंसी है, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है। इतनी इंसानियत रखी है और इतनी इंसानियत होनी भी चाहिए। कानून मतलब बिल्कुल अंधा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। एनी पर्सन अदर देन LPG JP, ये मैंने पूर्व बताया ना, LPG JP, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। LPG JP को छोड़ के कोई भी इंसान आराम से फॉरेन हॉस्पिटलिटी ले सकता है। ये तो इंप्लाइड है कि भाई यहाँ पे लिख ही दिया था कि फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट ओनली आफ्टर प्रायर, ये लोग तो इनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो तो आराम से ले सकते हैं फॉरेन हॉस्पिटलिटी, उन्हें किसी से भी पूछने की जरूरत है। अब आप और मैं जाते हैं बाहर तो फिर हम लोगों को कोई अगर ऐसे कुछ हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करे तो हम लोगों को थोड़ी पूछना पड़ेगा, हम लोगों को क्या मतलब है, समझे ना। हम लोगों को मतलब हम लोग इतने भी अभी बड़े नहीं है कि हम लोगों के किसी के फ्री में कुछ ले लेने से हम लोग फॉरेन कंट्री से क्या देश का इंटरेस्ट खराब हो जाए, ठीक है। इन लोगों के लेने से खराब हो सकता है, देश में बहुत तरीके का चीज हो सकता है। एग्जांपल कम्युनल टेंशन भी हो सकता है, डिसहार्मनी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, सेडिशन भी हो सकता है, बगावत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोगों के इसे लेने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना। ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, इंडिया का एक पूर्ण पार्ट है, ठीक है ना, ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको लाएंगे। इसको याद रखने का एक कोड वर्ड याद रखिएगा, LPG JP। LPG आप लोग समझते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG जानते हो ना, आप ये बस याद रखना LPG JP। आप अगर आप इतना याद रखोगे LPG JP तो ये LPG JP तो आपका ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये जो पूरा मेन प्रोविजन ये है, इसको आराम से कर हो जाएगा। LPG JP आप बस याद रखना, LPG JP। एल से आएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये आप कंसीडर मत करना, ये वाला कंसीडर करना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ऑफिस बियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका P यहाँ पे है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का G यहाँ पे है, जजेस का J यहाँ पे है और एम्प्लॉइज ऑफ PSU का P यहाँ पे है। LPG JP अगर आप याद कर लोगे तो आपको सारा पॉइंट आ जाएगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, LPG तो L से आएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, P से आएगा ऑफिस बियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, G से आएगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स और J से आएगा जजेस और यहाँ पे P से हम लोग का आ जाएगा एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है ना। तो हम लोग का ये हो जाएगा LPG JP। तो इन लोगों को अगर लेना है, ये कोड वर्ड याद रखना, LPG JP को अगर फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म जमा करना है, FC2। अगर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आता है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी है। लेकिन अगर ऐसे इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने 1 लाख से ज्यादा खर्च दिया वो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो, ट्रीटमेंट हुआ 1 महीने के अंदर क्या कर दो, बता दो आप, ठीक है ना। और अगर इन लोगों को छोड़ के किसी को भी कोई फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेना है तो किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ सेक्शन 3 को लेके, सेक्शन 3 और 4 जो कि बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन से डील करता है, ठीक है। तो मैं उसको लेके वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की और भी बहुत सारी वीडियो ट्राई करूँगा, अपलोड करूँ, बहुत सारे से प्रोविजन रिलेटेड होते हैं। तो टिल देन आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय।